आज के टाइम पे हिस्टोरियंस मानते हैं कि 1919 का जालियांवाला बाग मैसेकेयर एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद इंडियंस ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठानी शुरू कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड तक छोड़ दी थी। और सोचो, इतना बड़ा इवेंट जो आज भी हम टेक्स्ट बुक्स, मीडिया, फोटोज़ और सर्वाइवर्स के स्पाइन चिलिंग अकाउंट से याद करते हैं, उस वक्त लोगों को इस बारे में सही पता ही नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने प्रेस पे इतना कंट्रोल रखा था कि ज़्यादा कुछ बाहर आ ही नहीं पाया। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट बीजी हॉर्नीमैन, उन्होंने जब सच लिखने की कोशिश की तो उन्हें जेल में डाल दिया गया और बाद में देश से निकाल भी दिया गया। लेकिन एक आदमी जिसका नाम शायद आज बहुत ही कम लोग जानते थे, सर चतुरशंकरन नायर, उस वक्त वो एक काफ़ी बड़ा नाम थे। ब्रिटिश इंडिया के हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें वो एकमात्र इंडियन मेंबर थे। जब उन्होंने मैसेकर के बारे में सुना तो इतने शौक में आ गए कि तुरंत अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। उनके एक रिज़ाइन करते ही काफ़ी रिफॉर्म्स आए। आज उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में याद किया जाता है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम के बेस बनाने वालों में से एक थे। अभी हाल में आई केसरी 2 इन्हीं के ऊपर बना हुआ है और ये फिल्म बेस्ड है एक बुक पे जिसका नाम है द केस दैट शुक एम्पायर, जो कि उनके ग्रेट ग्रैंडसन ने लिखी है। हालांकि ये मूवी सच्ची घटनाओं से आधारित है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत दिखाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये केस इंडिया में नहीं बल्कि इंग्लैंड में लड़ा गया था। वैसे ही ढेर सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि आपको पता चल सके क्या डिफरेंस है मूवी में और रियलिटी में। तो एंड तक बने रहें। सर नायर 1857 में मलाबार, केरला के एक ज़मींदार फैमिली में पैदा हुए थे। पहले घर पे पढ़ाई हुई, फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए। अर्ली एजुकेशन उनकी मोस्टली संस्कृत में थी, लेकिन इंग्लिश स्कूल में भी उन्होंने टॉप किया। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से ग्रेजुएशन की। फिर नायर ने लॉ पढ़ा और मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे उनका करियर बूम करने लगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, फिर मद्रास के फर्स्ट इंडियन एडवोकेट जनरल और मद्रास हाई कोर्ट के जज भी बने। वो थोड़े डिफरेंट तरीके से फ्रीडम मूवमेंट में थे। उन्होंने गांधी जी के नॉन वायलेंट मेथड्स को अपोज किया। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के सपोर्टर थे, इसलिए कई लोग आज उनको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो उन टिपिकल फ्रीडम फाइटर इमेज में फिट नहीं होते थे। लेकिन उनके व्यूज क्लियर थे। उन्होंने हमेशा रिलीजन और पॉलिटिक्स के मिक्स होने के अगेंस्ट बोला, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और वुमेन्स इक्वलिटी को सपोर्ट किया। इन्फेंट मैरिज को भी उन्होंने ओपनली अपोज किया। उन्होंने 1919 के रिफॉर्म एक्ट्स में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा और प्रोविंसेस को कुछ पावर मिली। और इसी वक्त हुआ जालियांवाला बाग मैसेकेयर। पंजाब में प्रेस इतनी सप्रेस थी कि उन्हें मैसेकेयर के बारे में तुरंत पता ही नहीं चला। जब एक्चुअल रिपोर्ट्स उन तक पहुंची, उनका गुस्सा और दर्द क्लियरली दिख गया उनके रिजिग्नेशन लेटर में। उन्होंने लिखा, रोज़ मुझे लोगों के पर्सनल लेटर्स आते हैं जिसमें बताया जाता है कि पंजाब में लोगों पे क्या क्या जुल्म हो रहा है। अगर किसी कंट्री को चलाने के लिए इनोसेंट लोगों को मारना पड़ता है तो वो कंट्री जीने लायक नहीं है। वो वाइसराय लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड पे भी भड़क गए, क्योंकि वाइसराय ने जनरल डायर के एक्शंस को रीजनेबल कहा था और बोला था कि डायर ने कुछ गलतियाँ की होंगी, लेकिन उसके लिए ज़्यादा पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं। शुरू में एनी बेसेंट ने उन्हें रिजिग्नेशन डिले करने को कहा। मोतीलाल नेहरू और CF एंड्रयूज़ ने भी मनाया, लेकिन नायर ने फाइनली रिजाइन कर दिया। और जब वो मद्रास लौट के आए, लोगों ने उनका जोरदार वेलकम किया। ओवेशंस, फीस्ट और लिटरली पटाखे तक फोड़े गए थे। कांग्रेस ने फिर डिमांड की मैसेकर पे इंक्वायरी हो। नायर को लंदन भेजा गया ताकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेशर डालें। उन्होंने खुद लिखा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंडिया में फिर कभी जालियांवाला बाग जैसे हालात ना हों। उन्होंने एक बुक भी लिखी, गांधी एंड एनार्की, जिसमें वो गांधी के नॉन कॉपरेशन से अग्री नहीं थे, लेकिन ओ डायर पे उन्होंने बहुत हेवी क्रिटिसिज्म किया। इसी बात पे ओ डायर ने उन्हें डिफेमेशन केस डाल दिया और फिर शुरू हुआ एक ट्रायल जो पूरे वर्ल्ड ने क्लोजली फॉलो किया। केस लंदन में चला 5 हफ्ते तक, तब तक की कोर्ट की हिस्ट्री की सबसे लंबा केस। जज और ज्यूरी सब इंग्लिश में थे और उन्होंने ओ डायर के फेवर में डिसीजन दिया। सिर्फ एक ज्यूरर था जिसने नायर के सपोर्ट में वोट दिया था। नायर को कहा गया कि या तो माफ़ी मांगो या 7,500 पाउंड्स का फ़ाइन दो। उन्होंने क्लियरली बोला, मैं 12 इंग्लिश शॉपकीपर से अलग डिसीजन की एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था, और फिर उन्होंने फ़ाइन भर दिया। लेकिन उनका एम क्लियर था। रिजल्ट चाह के भी उनके फेवर में ना गया हो, लेकिन उनका प्रेशर काम कर गया। मार्शल लॉ खत्म हुआ, प्रेस सेंसरशिप हटाई गई और हंटर कमीशन बैठाई गई, जिसमें मैसेकर का इन्वेस्टिगेशन किया गया और जालियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने आया। ब्रिटिश इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू ने पहले उन्हें द इम्पॉसिबल मैन बोला था, लेकिन बाद में उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी देख के कहने लगे, ये शायद सबसे पावरफुल इंडियन है। आखिर में चाहे उनका नाम गांधी या नेहरू जैसा प्रोमिनेंट ना हो,
लेकिन उन्होंने एक ऐसी फाइट लड़ी जो ब्रिटिश एम्पायर को हिला कर रख दिया, और इसीलिए सर चित्तूर संकरन नायन की कहानी डिजर्व टू बी रिमेंबर्ड।